Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are doing 12.5 total internal reflection and this topic belong from chapter number 12 geometrical optics और ये belong करता है physics class 10 से, तमाम बोर्ड से आप ले सकते हैं टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के साथ आप जुड़े रहें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस टॉपिक का टाइटल अगर देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप बोलेंगे सर हमने तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पहले पढ़ लिया, उसके बाद हमने फिर रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया था, तो आप दोबारा से हमें रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चीज़ के लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि आपको मैं पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें एक टर्म ऐसा आएगा, इसमें कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपके पास लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर आप देखें, टाइटल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी मैं डेली लाइफ में अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो सैराब जो होता है स्टूडेंट्स, आप उसको मिराज भी बोलते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में मोस्टली अगर आप मोटरवे पर जा रहे हैं तो रोड पे आपको दूर ऐसा नजर आता है कि वहां पर रोड के ऊपर पानी है, लेकिन जब आप नज़दीक पहुंचते हो वहां पर पानी नहीं होता। तो ये आपके पास कि आपकी नज़रों का धोखा होता है, इसको आप इल्यूजन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, असल में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की भी। ऐसा ही है क्योंकि आपके पास जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी की वजह से वो जितनी भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितने नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये कि अर्थ के नज़दीक जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है, और जितना दूर जाते जाएंगे तो पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से अगर ऊपर से कोई लाइट आ रही है तो वो भी क्या हो जाती है, अपने पाथ को चेंज करती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होती है जो होती नहीं है ओरिजिनली में। नाउ स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर देखें मैंने क्या लिखा है, इसकी पूरी डिटेल मैंने यहां पर लिखी हुई है, और यहां पर मैं 3 डायग्राम्स यहां पर मैं बनाऊंगा, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और आगे फिर इसकी एप्लीकेशंस भी हम कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट पर मैंने लिखा है, Well, a ray of light traveling in a denser medium enter into a rare medium। देखें डेंसर मीडियम के ऊपर आप समझ जाएं, डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक साइड पर डेंसर मीडियम है, ये ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इससे नीचे वाला जो मीडियम है वो आपके पास क्या डेंसर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास है ग्लास, ये आपके पास क्या है, ग्लास है, और ऊपर आपके पास है एयर। तो एयर आपके पास क्या एज कंपेयर टू ग्लास आपके पास क्या और रेयर मीडियम है। क्लियर हो गया? आपके पास 2 मीडियम्स हैं। अब ये बोलते हैं कि आपके पास एक लाइट आ रही है, वो कहां से कहां पर जा रही है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम। तो आपके पास एक लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है, और किसमें इंटर हो रही है, रेयर मीडियम में इंटर हो रही है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइट आ रही है और ये कहां पर इंटर हो रही है, आप नोट करिए। तो ये जो मेरे पास लाइट आ रही है, इस लाइट को मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास लाइट है इंसिडेंट लाइट। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट लाइट आप बोल सकते हैं। और ये जो लाइट यहां पर एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाज़मी बात है, ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाएगी ना, बल्कि क्या कर लेगी, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेगी। अब यहां पर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, पिछले टॉपिक में मेरे से रह गया था कि जब भी आपके पास एक लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, इस पॉइंट को समझिए, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो ये अपना एंगल क्या कर लेती है, अवे कर लेती है। क्या कर लेती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसका ऑपोजिट आप अगर ले लें, अगर आपके पास एक लाइट रेयर से कहां पर जाती है, डेंसर की तरफ जाएगी, अगर रेयर से कहां पर जाती है, डेंसर की तरफ जाएगी, तो ये टूवर्ड हो जाएगी, टूवर्ड नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कौन सा केस है, डेंसर से कहां पर जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो ये आपके पास अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल आपके पास ये, तो इसका पाथ ये बनता था, इसका पाथ बनता है ये, बट ये कहां पर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस वाली लाइन को मैं क्या करूं, मिटा रहा हूं। अब यहां पे मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास लाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट। ये आपके पास है रिफ्रैक्टेड लाइट, और यहां पर इसका जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स इस नॉर्मल के साथ, ये आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए मैंने कैपिटल आर लिखा है, काफी बुक्स में स्मॉल आर लिखा हुआ है, स्मॉल आर आप मत लिखा करें रिफ्रैक्शन के लिए, स्मॉल आर हम लिखते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और रिफ्रैक्शन के लिए आप कैपिटल आर लिखा करें, आपको क्लियर हो सकेगा इसमें। तो यहां पर देखें, अब आपके पास एक
स्टेप बन गया आपके पास, वो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में जब आपके पास डेंसर से रेयर की तरफ आप जाते हैं तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये आपके पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसमें आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा कर दे जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होता जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी ज्यादा कर दिया। पहले मेरे पास मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास एंगल था शुरू में कितना था, 35 था, तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेट सपोज आ गया 70 आ गया। समझ रहे हैं इस बात को, ये लेट सपोज शुरू में कितना आ गया, 70 आ गया। अब जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा करूंगा, लेट सपोज 40 कर दूंगा, तो मेरे पास ये और ज्यादा हो जाएगा। लेट सपोज मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने और ज्यादा कर दिया, ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट है जो कि आ रही है। अगेन मैं यहां पर बता दूं ये मेरे पास है इंसिडेंट लाइट, और यहां से इसका जो एंगल बनेगा ये है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आप समझे कि पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर ये मेरे पास पहले से ज्यादा हो गया, 35 से लेट सपोज ये 42 पर आ गया, मान लेते हैं कि कितना आ गया, 42 डिग्री पर आ गया। चलो 40 कर लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, 40 डिग्री पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसके पाथ को अगर आप देखें तो ये मेरे पास स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि ये और भी बेंड हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं इसको इतना ज्यादा कर दूंगा कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके 90 डिग्री बन जाएगा, इसके 90 डिग्री पर आ जाएगा। आप अगर नोट करें तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, नॉर्मल से ये बना रहा है रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है, ये आपके पास कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास है 90 डिग्री स्टूडेंट्स। और ये जो मेरे पास लाइट है जो इसके ऊपर यार, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, इसके बाद हम लेक्चर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके ऊपर वापस आते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ज्यादा कर दिया और इतना ज्यादा कर दिया कि मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इस कंडीशन में आप ये बोलेंगे कि जो आपके पास ये है रिफ्रैक्टेड लाइट, असल में रिफ्रैक्टेड। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं कि मेरे पास एंगल ऑफ इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिवाइज करूं कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि मेरे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। जब मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, यहां पर इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, जब भी आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस टाइम पर, अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो आप ये बोलेंगे कि उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम एक नाम देंगे, क्या देंगे, एंगल ऑफ सी। और एंगल ऑफ सी का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, आपके पास जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वहां पर ये कितना हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होता है ना, टू दी नॉर्मल। इस नॉर्मल से कितना एंगल हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल का आप इसको नाम दे देंगे। होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपसे अगर कोई भी पूछ लेता है कि एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है ये क्या है, तो क्रिटिकल एंगल को आप ये बता सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल आपके पास वो एंगल है जब आपके पास, असल में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल आपके पास एक इंसिडेंट एंगल ही होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंट एंगल होता है जिसमें आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बनता है। समझ आ रही है। इंसिडेंट एंगल आपके पास तब क्रिटिकल एंगल कहलाएगा जब आपके पास उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट्स, आपके पास है केस नंबर 3। इस केस नंबर 3 में अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो इंसिडेंट एंगल आर था वो क्रिटिकल एंगल तक तो आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको और भी ज्यादा फर्दर इंक्रीज कर दिया। इस पॉइंट को समझे, मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इसका जो मेरे पास एंगल था, यहां पर मेरे पास जो इंसिडेंट एंगल है ये मैंने बहुत इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया कि मेरे पास जो इंसिडेंट एंगल है ये ग्रेटर हो गया,
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। उस वक्त जब मेरे पास इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो मेरे पास ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि उस पार नहीं जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। जितने एंगल से आई है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। देखिए शुरू में मेरे पास दो केसेस मेरे पास रिफ्रैक्शन हुई। रिफ्रैक्शन कब हुई, जब मेरे पास जो इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से छोटा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरे पास इंसिडेंट एंगल बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के जितने हो गया, उस टाइम पर मेरे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो 90 डिग्री बन रहा था। और अब मैंने क्या किया कि इंसिडेंट एंगल को मैंने ग्रेटर कर दिया किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो अब मेरे पास जितनी भी लाइट थी वो सारी की सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस आ रही है। तो इससे हमारे पास लॉस ऑफ सिग्नल्स या लॉस ऑफ लाइट नहीं हो रही। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास इसी टॉपिक का एक पार्ट भी है 12.6, इसी से लिंक करता है, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पर इन टॉपिक्स को समझने के लिए दो चीजों को समझ लें स्टूडेंट्स। देखिए रिफ्लेक्शन के बीच में मेरे पास दो चीजें होती थी। एक चीज ये होती थी कि मेरे पास जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती थी, और एक ये था कि उसकी बेंडिंग भी होती थी। बट आपके पास कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास लाइट की बेंडिंग नहीं होती। वो आपके पास एंगल कौन सा है, 90 डिग्री एंगल। अगर एक लाइट 90 डिग्री एंगल पर आ रही है किसके, उस सरफेस के, या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि उस नॉर्मल के 0 डिग्री पर आ रही है। यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सरफेस है और ये है इसका नॉर्मल, ये इसका है नॉर्मल, और एक लाइट आ रही है मेरे पास जो कि कितना एंगल बना रही है, इसी के ऊपर आ रही है, नॉर्मल के ऊपर आ रही है। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो सरफेस से इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कोई अपने आप को चेंज नहीं करेगी, बल्कि स्ट्रेट वापस चली जाएगी, सॉरी पास होके चली जाएगी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल से कितना डिग्री है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो यहां पर एक चीज आपको समझ आ गई कि आपके पास अगर 90 डिग्री पर लाइट आ रही है तो वो विदाउट बेंडिंग उस दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। और एक और चीज, अगर आपके पास एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा अगर मैं इंसिडेंट एंगल करूंगा तो मेरे पास लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पर आपके पास एक इसकी एप्लीकेशन है, इसको आप नाम देते हैं टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है जिससे आप, अब प्रिज्म आपके पास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, सही है। अब लेट्स सपोज यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये है एक ऑब्जेक्ट, तो इससे दो लाइट्स निकलती हैं। एक लाइट मेरे पास ये लाइट ए है और ये है लाइट बी। क्लियर? ये जब स्टूडेंट्स लाइट निकलेंगी इससे तो यहां पर जैसे पहुंचेंगी तो ये तो मेरे पास क्या है, ग्लास है, प्रिज्म मतलब ग्लास है। तो ये कितना एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री पर है। ये कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो ये अपने पाथ को चेंज नहीं करेंगी और स्ट्रेट चली जाएंगी। समझ आ रही है? ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी यहां पर। अब स्टूडेंट जैसे यहां पर जाके टकराएंगी तो ये बाहर नहीं जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो आपके पास 90 डिग्री नहीं है, यहां पर आपके पास इसका जो एंगल बन रहा होगा इसके नॉर्मल के साथ, देखें इसका नॉर्मल कहां पर है, इसका नॉर्मल ये रहा। तो यहां पर जो इसका एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज वो है 45। आपकी बुक में शो किया कि ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है, इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो है 42 डिग्री, और ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो क्या है, 45 डिग्री। तो लाजिम बात है ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो यहां से इस ग्रीन वाली लाइट्स को मैं यहां पे मिटा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वापस आएगी नीचे की तरफ, अपना पाथ चेंज कर देगी, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगी और यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर फिर देखेंगे आपके पास फिर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री और फिर से ये विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट आगे चली जाएगी। तो आपके पास इस लाइट ने क्या कर लिया, अपना पाथ चेंज कर लिया, और आप यहां पर अगर खड़े हुए हैं तो इसको आप इनडायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और एप्लीकेशन है जिसका आपने नाम रखा हुआ है अब एक और आपके पास इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म पेरिस्कोप। अब यहां पर लेट्स सपोज आप अगर किसी चीजों को हम डायरेक्टली अगर नहीं देख सकते तो हम इनडायरेक्टली भी उसको देख सकते हैं। आपके पास यहां पर दो प्रिज्म्स लगे हुए हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि हमें चीजें कैसे नजर आती हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है। अब आप उसको अगर स्ट्रेट नहीं देखना चाहते, इनडायरेक्टली देखना चाहते हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्ट से यहां से लाइट निकलेगी और इस प्रिज्म के पास आएगी।
इस प्रिज्म तक जैसे पहुंचेगी, देखिए यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो विदाउट बेंडिंग ये लाइट क्या हो जाएगी, स्ट्रेट आगे जाएगी। जैसे यहां पर आएगी, यहां पर एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, यहां पर कितना बन रहा है 45 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री एंगल है ग्रेटर है किससे, एंगल ऑफ क्रिटिकल, और एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना था 42 डिग्री, तो ये इससे ग्रेटर है, इस वजह से ये लाइट को क्या कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर लेगा, नीचे आ जाएगी। अब यहां पे अगेन मेरे पास क्या 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री अगर है तो लाजिम बात है यहां पर बेंडिंग नहीं होगी और स्ट्रेट ही चला जाएगा, तो लाइट मेरे पास आ जाएगी नीचे। और जैसे यहां पर अगेन यहां पर कितना है 90 डिग्री, तो विदाउट बेंडिंग ये स्ट्रेट आगे जाएगा। यहां पर कितना है, यहां पर अगेन 45 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री है ग्रेटर है किससे 42 डिग्री से, ये 42 डिग्री की आपके पास क्रिटिकल एंगल है, तो ये विदाउट रिफ्लेक्शन आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर आएगी। अगेन यहां पर क्या है स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री आपके पास बन रहा है, तो आपके पास स्ट्रेट जाएगी और आपकी आईज में आ जाएगी और आपको ऑब्जेक्ट जो है ये सीन हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास एक और भी है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बीच में हम यही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उसको हम लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और आपके पास एक वायर होती है जो ग्लास से बनी होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम काफी अच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से आप अगर उसके जो लाइट सिग्नल्स को आप बीच में सेंड करते हैं तो आपके पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाता है उसका इंसिडेंट एंगल, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होती रहती है और रिफ्लेक्शन नहीं होती, और अगर रिफ्लेक्शन होगी तो आपके पास लॉस ऑफ सिग्नल्स होते हैं। इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्शन होते होते वो लाइट आगे चली जाती है और आपके पास मिनिमम लॉस ऑफ सिग्नल होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, मैंने काफी शॉर्टली करके बताया। इसी तरह आपके पास है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपने नोट किया होगा कि हर्ट के लिए भी यूज होता है, एक पाइप डालते हैं उसके जरिए भी आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। सारों में आपके पास जो चीज यूज हो रही है, जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो आपके पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।